स्वागत है आप सभी का सफलता इस पर। ये पेपर वन की आज तीसरी क्लास है। टॉपिक है रेशो प्रोपोर्शन, यही चल रहा है। अभी एक लेक्चर और होगा इसके अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। अभी पिछले 2 क्लासों में आपको लगभग 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आखिरी क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किया था आपसे। आज तीसरा दिन है। आज की क्लासेस, आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि ए और बी की मासिक जो आय है 4-5 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय 7-9 के रेशो में है। यदि दोनों 50 रुपये प्रति माह बचत करते हो तो एक ही मासिक आय कितनी होगी, यानी इसकी अर्निंग कितनी होगी। तो एक छोटी सी बात आप जानते होंगे कि सर आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। इनकम बराबर क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसी से ये क्वेश्चंस बनेंगे। जब मैं बोलूँगा कि कोई 10 रुपये कमाता है और 3 रुपये बचाता है, इसका मतलब वो 7 रुपये खर्च कर देते हैं। जब मैंने बोला कि कोई 100 रुपये कमा कर 80 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो 20 रुपये बचा रहा है। वो कैसे निकाल पा रहे हैं हम, इनकम में से अगर खर्चा घटा दोगे तो बचत आ जाएगी, और इनकम में से बचत घटा दोगे तो खर्चा आ जाएगा। बहुत बेसिक सी बात। अब कह रहा है ए और बी की जो इनकम है वो 4-5 के रेशो में। क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो कि हमसे पूछा क्या गया, उनसे आपसे पूछा गया है कि इनकी इनकम क्या होगी। तो इनकम को ही कुछ मान लीजिए। तो मैंने मान लिया कि सर पहले वाले की इनकम 4x है, दूसरे वाले की 5x है, और अगर प्रत्येक की बचत 50 रुपये, और मैंने क्या किया, इनकम में से बचत को घटा दिया, आय में से बचत को घटा दूं तो क्या खर्चा आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे खर्चे का रेशो दे रखा है। व्यय मतलब एक्सपेंसेज, खर्चा, खर्चे का रेशो दे रखा है। तो हमने कहा कि 50 रुपये इसके घटा दो, ये भी बचाता है, इसके 50 घटा दो, तो इनके खर्चों का रेशो आ जाएगा जो क्या है 7:9 या 7/9। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बहुत बेसिक सा मेथड है, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन होगी, बेसिक सा मेथड है कि 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 36x माइनस 9 पंजे 45, 450। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 35x माइनस 7 पंजे 35, 350। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई वन वेरिएबल, इसको हल करना है। 35x को इधर ले जाओ तो एक x बचेगा, 450 को इधर लेके आओगे तो प्लस का 100 बच जाएगा। x बराबर अगर 100 आ गया तो मुझे ये पता है कि सर जो आय है वो 4x और 5x है। तो 4x का मान 100 रखने पर ये कितना आ जाएगा, 400, ये आ जाएगा 500। ये तो 400 हो जाएगी और इसकी इनकम 500 हो जाएगी। हमसे एक ही पूछिए तो एक आंसर दे देंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। अब इसमें क्या अलग पूछा जा सकता है, सर ये पूछा जा सकता है कि ए और बी की आय का जो रेशो है वो 4-5 है, इनकम का रेशो 4-5 है, और इनके खर्चों का रेशो कुछ भी दे दिया एक्स वाई जो भी, और बोल देगा कि पहला व्यक्ति 50 रुपये बचाता है, दूसरा व्यक्ति 100 रुपये बचाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले वाले में से 50 बोला है तो 50 माइनस करेंगे, दूसरे वाले की इनकम में से जितनी बचत बोली उतनी माइनस करेंगे। तो ये बात हमको याद रखना है कि सर आय में से जब भी हम बचत घटाते हैं तो खर्चा आ जाता है, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 2 रेशो थे, इनकम के और एक्सपेंडिचर के। अगर बचत का रेशो दिया होता तो हम खर्चा घटा देते। क्लियर है भाई बात। चलिए आगे बढ़ते। जी सर। कैसा? अरे नहीं, एक मैं ये कहा कि मैंने इस 35 को इधर लेके जाओगे तो 36 माइनस 35। तो कर सकते हो, ये तरीका है सबसे आसान करने का इसको। तो कुल नहीं निकालने को बोला गया ना इसमें, इसमें इनकम बोला गया है। जब हमें 2 रेशो का कंपैरिजन करना है, जब भी 2 रेशो हमारे पास होंगे तब उनका कंपैरिजन करने के लिए हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। कैलकुलेशन आसान हो जाती है फ्रैक्शन में लिखने के बाद। ऐसा नहीं कि वो रेशो में नहीं हल हो सकता, तो और मुश्किल बन जाएगा। जैसे दूसरा तरीका, जैसे मैं बोलूं कि ये 4 और 5 है और आय क्या है 7 और 9। अब समझना,
ये इनकम है और ये क्या है, इसके एक्सपेंसेज। इनकम में से अगर खर्चे को घटा दूं तो बचत आ जानी चाहिए। बचत दोनों केस में बराबर है, बचत दोनों केस में बराबर है। ये भी 50 रुपये बचा रहा है और ये भी 50 रुपये बचा रहा है, ऐसा ही है ना। अगर दोनों की बचत बराबर है तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ये भी बराबर होना चाहिए। यहाँ एक का डिफरेंस है, यहाँ दो का डिफरेंस है, तो मुझे इसका डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये जो नया रेशो बनेगा 8:10 बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो ए व्यक्ति है और ये जो बी व्यक्ति है, 8 रुपये कमा के 7 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है, 1 यूनिट। ये 10 कमा के 9 खर्च कर रहा है, यानी ये भी 1 यूनिट बचा रहा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये दे रखी थी मुझे, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि पहले वाले व्यक्ति की क्या बताओ इनकम। पहले वाले व्यक्ति की इनकम कितनी है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पंजे 40, 400। आंसर वही है, पर इसको थोड़ा सा, ये नई चीज़ है, वो बहुत बेसिक है और हमारे पास इतना समय भी नहीं। दूसरी बात, इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हम बहुत नई नई चीज़ें ट्रिक्स सीखें। उसके लिए बहुत बेसिक से काम चल सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस नहीं किया। चलिए, ए और बी का अनुपात x/12 है, बी और सी का अनुपात 4/12 है। यदि ए और सी का अनुपात 5:3 हो तो x/y का अनुपात बताओ। देखो भाई, ए बी और सी, ए और बी का अनुपात कितना है, x/12, और बी और सी का कितना है, 4/12। अब मैंने आपको सिखाया था ए बी सी का एक साथ रेशो लेना है तो क्या कर लेते, यहाँ 12 लिख लेते, यहाँ 4 लिख लेते, आपस में गुणा कर लेते। चूंकि x और y तो वेरिएबल है, ये कोई संख्या तो है नहीं, तो गुणा करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमको ये समझना है कि सर बाकी सब तो ठीक है, बी गड़बड़ है। बी क्या है, बराबर नहीं है। ये 12 और 4 बराबर नहीं, अगर ये किसी प्रकार से बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। तो सर 4 और 12 को बराबर कैसे करना, मैं अगर इसमें 4 का गुणा कर 3 का गुणा कर दूं, मैंने कहा कि मैं अगर इस रेशो में 3 का गुणा कर दूं तो क्या ये 12 बन जाएगा। अगर यहाँ 3 का गुणा होगा तो इसमें भी 3 का गुणा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 12/3, यानी ये फाइनली रेशो बन गया। ये बात समझ में आई, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब ए और सी का जो रेशो है, a/c, वो क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ए का मान x है और सी का मान कितना है, 3/। लेकिन सवाल में ए और सी का रेशो कितना दे रखा है, 5/3, 5:3 या 5/3, तो मैंने यहाँ 5/3 लिखा। ये पिछले क्वेश्चन में जो आपने पूछा था कि बटे में क्यों लिखा, जब भी दो रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तो बटे में लिखना पड़ेगा उनको, ठीक है। अब देखिए, इस 3 से मैं इस 3 को काट सकता हूं, अगर ऊपर भी ले जाऊंगा तो भी कट जाएगा। तो x/y का मान कितना आएगा, यहां से 5/1, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, 5:, ऑप्शन। यही पूछा था, x/y का मान बताइए, तो x/y का मान कितना आ जाएगा, 5:1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि 3a = 4b = 5c हो तो ए बी सी का रेशो बताना है। हमने बटे वाले तो किए थे, ऐसे क्वेश्चन किए थे, 1/2a = 2/5b = 1/7c, ऐसा तो किया था एबीसी का रेशो। लेकिन सवाल ये कुछ अलग है। सवाल है कि सर 3a बराबर है 4b बराबर है 5c के, और हमसे पूछा एबीसी का रेशो। तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 आएगा। अब क्या कर रहे हैं, इस 3 में भाग देंगे तो ए का रेशो आ जाएगा, 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 आएगा, और बी का मान निकालना है तो 4 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, और सी का मान निकालना है तो 5 का भाग देंगे तो 12। ठीक है, एबीसी का रेशो पूछा है हमसे, तो एबीसी का रेशो 20, 15, 12 दिया जाएगा। ये तरीका इसको निकालने का। ठीक है, क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है तीनों का, एलसीएम लेके इन नंबर्स का भाग देते जाना है बस। तो ये एबीसी का, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, क्यों लिखेंगे 1/, नहीं नहीं, फिर अगर और दूसरा तरीका हल करने का ये बेसिक कि 3a = 4b = 5c, तो हमें किसी वैल्यू के बराबर मान लेना है, तब हम ये बोल पाएंगे कि सर a का मान यहाँ से k/3 है, b का मान k/4 है, और c का मान k/5।
तो ए बी सी का रेशो हम लिखेंगे k/3, k/4, k/5। अब के तो आपस में कट जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेके ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन तो और भी मुश्किल हो जाएगी और लंबी होगी, ये सबसे आसान तरीका है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, घनानुपात आपको मैंने पहली ही क्लास में पढ़ा दिया है कि क्या होता है। घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, अगर कोई वैल्यू x/y दी है तो इसका घनानुपात क्या होता है, x³/y³। यही होता है ना, क्यूब करते हैं घनानुपात में। तो हमें सवाल दिया गया कि सर 2x + 3/5x + 4 का घनानुपात 3/4। इसका घनानुपात निकालो, 3/4 का घनानुपात, तो क्या आएगा, 3 का क्यूब यानी 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 64 का डबल 128x और 64 का 3 गुना 36 18 4 3 12 192 बराबर 27 का 5 गुना 135x प्लस 27 दूनी 54 दूनी 108। 135x 128x माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा 7x और 192 इधर जाएगा तो 192 में से 108 घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4 0 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 12, एक बचा 14, 7 दूनी 14 12 आ गया। x का मान कितना आ गया सर, 12। हमसे क्या पूछा है कि x का वर्ग ज्ञात करो, x का वर्ग करो, 12 का वर्ग कितना होता है 144। ये इसका उत्तर हो, करने का ये तरीका होगा इसका, ठीक है। बहुत बेसिक सा तरीका है, समझना है सवाल को। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी, चाहे वो आरआरबी रेलवे हो, एनटीपीसी के एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए। अगला क्वेश्चन है कि सर एक कॉलेज में 25% शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3 भाग के समान है। मैंने कहा ये मेल हैं और ये फीमेल है। मेल मतलब पुरुष, पुरुषों का 25%, देखो 25% ऐसे लिखा जाता है। मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 25/100 लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज हटा के, तो मैंने लिखा 25/100। और अच्छा रेशो नहीं है, समान है ये। मेल का 25% यानी 25/100 किसके बराबर है, फीमेल के 1/3 के बराबर है, 1/3 के समान है। तो 25 से 4 बार कट गया, यहाँ तो 4 है। अगर मैं f को यहाँ ले आऊँ m/f तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 3/में 4/3 आ जाएगा, यानी 4:3। ये ऑप्शन में आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। हालांकि यूजीसी नेट में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, जितनी भी बार क्वेश्चन पूछे गए बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, हम उससे 10 क्वेश्चन आते हैं पूरे मैथ्स और रीजनिंग से मिलाकर। किसी टॉपिक से कभी आ जाएगा, कभी नहीं भी आएगा, एक भी सवाल ना इस टॉपिक से हो सकता है इससे एक सवाल आ जाए। चलिए अगला सवाल है कि 1/4 रेशो 5/9 रेशो 7/12 का डिफरेंस में जो डिफरेंस है वो सब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का 180 है। तो तीनों संख्याओं का योग बताना आपको। रेशो कुछ इस प्रकार दे रखे, मैंने कहा ये 3 संख्या है, 1 2 और 3, ये तीनों संख्याओं का जो रेशो है वो 1/4 रेशो 5/9 रेशो 7/12। अब सर ये रेशो सही नहीं होता है, जब तक सही नहीं होगा तब तक इनके हर खत्म ना हो जाएं, डिनोमिनेटर खत्म ना हो जाएं। तो कैसे करेंगे सर, इनका हमें एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 4 का 36 आ जाएगा क्या। 36 4 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है, 12 से भी होता है, इससे छोटा नहीं आएगा, है ना। जितना एलसीएम आ जाए उतने का इसमें मल्टीप्लाई कर दो सर। ऐसा इसलिए कि काट सकता है इसको। तो हमने कहा इस पहली संख्या का रेशो 4 से काटने पर कितना आ जाएगा, 9। 9 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 पंजे 20
और 12 से काटेंगे 3 बार, 7 तिया 21। चूंकि यहाँ 1 था तो 1 का गुणा करने पर 9 ही आता। अब रेशो आ गया हमारा 1। सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, सवाल में आगे बोला गया है कि सर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 180 है। सबसे छोटी संख्या 9 है, सबसे बड़ी संख्या 21 है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 21 में से 9 घटाओ 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में? 180। 12 रेशो की वैल्यू, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 से भाग लगेगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15। एक रेशो की वैल्यू 15 आ गई। तो उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स, तीनों संख्याओं का योगफल बताइए। तीनों संख्याओं का योग कितना? 21 और 9 30, 30 20 50। तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 5 75, 750। 750 बी इज द राइट होता है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक क्लब में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो आपसे पूछा है कि उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। देखिए ये ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको एक संभावित आंसर देना है, लेकिन संभावित का मतलब ये नहीं है कि एक से ज़्यादा आंसर होंगे, होगा वहाँ पे एक ही, लेकिन समझना है कि कैसे हम उसको समझ पाएंगे। रेशो क्या दिया हुआ था? 3:2 है ना, गर्ल्स बॉयज़ का रेशो 3:2 है। उसने पूछा वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या कितनी हो सकती है। समझना इस बात को, मैंने कहा कि किसी जगह 150 लोग हैं, मेल और फीमेल कितने हैं? मैन और वुमेन 150 हैं। 150 में से 50 मेन हैं और 100 वुमेन। मैंने कहा इनका रेशो तो कुछ और बन सकता है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऐसा बन सकता है। अब इनको जोड़ो जरा, इनको जोड़ कितना आया? 150। इन दोनों का जोड़ कितना आया? इससे भाग दिया जा सकता है कि 3 से 150 में दिया जा सकता है। मतलब जो भी टोटल होगा ओरिजिनल टोटल, उसमें रेशो के टोटल से भाग दिया जा सकता है, क्योंकि रेशो का मल्टीपल ही तो होता है, वो गुणजीत होता है। तो इसका टोटल कितना आएगा सर? 5। अब जो भी नंबर होगा वहाँ पर उपस्थित लोगों का, वो 5 का मल्टीपल होगा। या तो एक्चुअल में 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 20 25 30, 500 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 का मल्टीपल होगा। चूंकि बहुत छोटा नंबर हमें दे दिया गया तो हम उसको देखेंगे भाई, 5 से भाग दे के देखेंगे। ऑप्शन में 18 में जाता है नहीं, 16 में जाता है नहीं, 24 में जाता है नहीं, तो फिर 25 ही है। समझ पाए? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सर अगला सवाल था, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। 3 संख्याओं का जो सम है वो 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2। क्या बोल रहा है वो? पहली और दूसरी का रेशो, और एक बार बोल रहा है पहली और तीसरी का रेशो। यानी इसमें कॉमन संख्या कौन सी है? पहली कि दूसरी? पहली है, क्योंकि पहली 2 बार आ रही है। ठीक, तो मैंने पिछली क्लास में, सॉरी सबसे पहली क्लास में आपको रेशो बनाना सिखाया था। तो मैंने कहा क्या मैं रेशो का क्रम ऐसा लिख सकता हूं क्या? दूसरी पहली तीसरी, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपने हाथ में लिखना। अब देखिए वो कह रहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात 4:5 है, यानी 4 यहां आएगा, 5 यहां आएगा। समझ पाए? उल्टा करके लिखना पड़ेगा, दूसरी संख्या पहले लिखी है, पहली संख्या बाद में। और कहता है कि पहली और तीसरी का अनुपात 1:2 है, तो पहली और तीसरी का 1:2, तो अगली लाइन में लिखते हैं रेशो को। उसके बाद क्या करते हैं, बस खाली जगह भर देना है। 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, बस इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 और 8। तो तीसरे को बीच में लिख लेते हैं हम, जिसको बैलेंस करना है। बीच में लिखने का मतलब क्या है? जो 2 बार आ गया बराबर नहीं है, उसको बराबर करना है हमें। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पे 4 लिखा और इसमें भी 4 लिखा होता तो हम बराबर करते ही नहीं फिर। अब आगे पूछा गया कि तीनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब ये जो रेशो है ये वास्तविक संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इनका योगफल दिया हुआ है। तो हमने कहा मेरे हिसाब से योग 9 और 8 17 है। सवाल में कितना दे रखा है? 51। अगर 17 रेशो की वैल्यू 51 है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3। एक रेशो की वैल्यू 3 आ गई। अब ये टोटल कितने? 17 है ना।
उसने क्या पूछा, गुणनफल पूछा, तो पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 15। 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 तिया, और 8 की वैल्यू कितनी आएगी। इन तीनों का गुणा आपसे पूछा गया था, ये गुणा आपको करना है। तो 15 और 12 का गुणा करते आता है 180। 180 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 24 का और कर दो इसमें, या फिर हम 24 का गुणा इजीली नहीं कर पाते तो 12 24 का गुणा कर लो। 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 4 28, 288। बस 288 में 15 का गुणा करना थोड़ा आसान है। 288 गुणा 15, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 132, 13, 15 दूनी 30 और 13 43। तो ये आ गया 4320। 4320 आ गया ये ऑप्शन। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी, कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, ऐसी कंडीशन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो बस इतना सा ही है सर यहाँ तक, इसके बाद तो कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन हो सकता है मुश्किल आ जाए, इजी आ जाए, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 2, 1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए। देखिए 3 संख्याओं का रेशो दे रखा है 3, 2, 1। इनके योग का आधा 72 है। योग कितना होगा इनका, 3, 2, 5 और 1 6। इसका आधा कितना है, 72। मतलब 3 की वैल्यू कितनी, 72। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। 1 रेशो की वैल्यू 24 आ गई। तो उसने पूछा है जो सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या का रेशो तो 1 ही था सर, तो इसकी वैल्यू तो 24 आ गई। और उसने उसका वर्ग पूछा है, तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576। ये हमको याद करना 30 तक वर्ग, ठीक है, नहीं तो फिर 24 का गुणा करके ही देखना पड़ेगा आपको। जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 26,000 और 19,000 रुपये हैं। 26,000 और 19,000 रुपये हैं। इफ जोसेफ गेव टू जोहन 1,000 रुपीज, देन फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सम विद जॉन एंड जोसेफ। देखिए एक जॉन है और एक जोसेफ। जॉन के पास कितने रुपए हैं सर, 19,000 रुपये, और इसके पास कितने हैं सर, 26,000 रुपये। ये क्या कह रहा है कि सर जो जोसेफ है, जॉन को 1,000 रुपये दे देता है। जोसेफ के पास पैसा ज़्यादा है, अमीर आदमी है, ये अपने पैसों से 1,000 रुपये निकालता है और इसको पकड़ा देता है। सर इसकी जेब में पैसा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000, और इसका पैसा ये कम हो जाएगा, इसका कितना रह जाएगा। हमें रेशो बताना, 0 0 तो कटी जाएंगी सर। उसने कहा अनुपात बताओ, तो 5 चौके 5 पंजे 4:5। आसान क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आसान होता नहीं, आसान थोड़ा बनाना पड़ता है, कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, तरीके बदलने पड़ेंगे अपन। ऐसा नहीं है ये देगा कहाँ जाएगा पैसा, समझ पा रहे हैं हम कि 1,000 ये देगा, इसका कम होगा, इसको दे रहे हैं तो इसका बढ़ जाएगा, इसको देगा तो इसका पैसा बढ़ जाएगा सर। ऐसा एक क्वेश्चन में और कराता हूं आपको। बैग एक्स और बाय में गेंदों का अनुपात 2:3 है। यदि 5 गेंद बैग बाय से निकालकर बैग एक्स में डाली जाती हैं तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। 2 बैग हैं एक्स और बाय, इसमें गेंदों का जो अनुपात है 2:3। वो कहता है यदि 5 गेंद बाय से निकालो, इसमें से 5 गेंद निकालो और किस में डाल दो, एक्स में, तो ये गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। सर बराबर का मतलब हमेशा 1:1 रहेगा, मतलब जितनी वैल्यू एक्स की उतनी वाई की, 1:1 हो। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ए और बी 2 लड़के हैं, इसके पास 50 रुपये हैं और इसके पास 80 रुपये हैं। कितने रुपए हैं टोटल, 100। बी थोड़ा बड़ा दिल वाला है, इसने कहा भाई तेरे पास कम पैसे हैं, मैं तुझे रुक 15 रुपये देता हूं। कितने, 15 रुपये, 15 रुपये।
तो इसकी जेब से तो जाएंगे ना पैसे। अब इसके पास पैसे कितने बचे, 15 गए तो 65, और इसके पास 15 आ गए तो इसके पास कितने हो गए, 65। मैंने कहा अब टोटल करो तो कितना होगा, आपने कहा 130। यानी दोनों ही कंडीशन में पैसा बराबर है कि नहीं। सर दोनों कंडीशन में पैसा बराबर है तो रेशो भी तो बराबर होना चाहिए। मैंने कहा पहले एक्स और बाई के पास कितनी गेंदें थी कुल मिला के, तो आप बोले 5। अब कितनी है, तो आप बोल रहे हैं 2 ही है। सर ऐसा कैसे हो सकता है यार, जब पहले 5 थी तो अब भी 5 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। और ये कहाँ गई, बोले सर ये रेशो को बराबर करने का मैटर है, वो करना पड़ेगा हमें बराबर। ये क्या हुआ, ये सवाल कहाँ चला गया यार। अच्छा इस पेज पे मैं सॉल्व कर रहा था, चलिए फिर से लिख देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, एक्स और बाय 3 और 2 और 3 के अनुपात में, जब इसने 5 दे दी इसके थैले में डाल दी तो ये 1:1 हो गया। तो मैंने ये कहा कि इनके पास पहले 5 थी अब कितनी है। सर ऐसा नहीं हो सकता, गेंदें तो बराबर रहेंगी, टोटल तो बराबर रहेंगी, चाहे तो आप इस जेब में रख लो चाहे इस जेब में रख लो, दोनों मतलब चाहे तो बाय रख ले गेंदों को चाहे एक्स रख ले, किसी के ही पास रहे, टोटल मिला के 5 है। ये बाहर से नहीं लेकर आ रहे। कब अलग होती, जब ये बोलता कि एक्स को सर किसी और ने दी गेंदें, ये तो एक्स ने बाय ने अपनी जेब से निकाल के इसको दे दी, चाहे एक्स इसको दे दे। ये 2 है ये 5 है, तो सर इनको बराबर कैसे किया जा सकता, इसमें 5 का गुणा कर दें हम और इसमें 2 का गुणा कर दें, तो 10-10 बन जाएगा। तो नया रेशो क्या बनेगा, वो नया रेशो लिखता हूँ मैं, इसको हटा दूँ, इसकी तो जरूरत नहीं है। 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 बनेगा और ये 6, 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 बनेगा और ये। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि सर बाई के पास 6 थी, अब कितनी रह गई, 5। एक्स के पास पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 5। इसकी एक चली गई, इसमें एक जुड़ गई, रेशो में घट्टा बढ़ी हुई है। इसका एक रेशो कम हुआ बाय का और इसका एक रेशो बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, एक रेशो का जो बदलाव हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि 5 गेंदें इसने दी और उसने ली। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 5 बॉल है तो उसने पूछा है कि अब प्रत्येक गेंद में, प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या कितनी है, 5 रेशो। तो 5 रेशो की वैल्यू सर कितनी आएगी, 25 गेंद। इसका उत्तर होगा 25 डी, इसका उत्तर हो जाएगा 25 डी ऑप्शन। चलिए वापस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर x और y का माध्य 400 है तथा x और y का अनुपात 3:7 है। x और y का अनुपात 3:7 है, तो y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x और y का माध्य, माध्य समझते हैं मीन या एवरेज। मीन कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे 2 आंकड़े x और y हैं, 2 आंकड़े हमारे पास x और y हैं, उनका मीन निकालना है तो x प्लस y बटे 2, क्योंकि आंकड़े क्या हैं, 2। तो वो ये कह रहा है कि x और y का जो मीन है, x और y का मीन कैसे निकालेंगे सर, ऐसे x प्लस y बटे 2। ये मीन तो सवाल में दे रखा है कितना, 400। मीन दे रखा है 400, माध्य दे रखा है 400। तो सर x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोल पाएंगे कि x प्लस y बराबर 800 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, x प्लस y का मान 800 आ गया। जबकि वो कह रहा है कि x और y का जो रेशो है, x y का जो रेशो वो कितना है, 3:7। यही है। अगर 3 और 7 दोनों को जोड़ें तो कितना बनेगा, 10। 10 की वैल्यू कितनी है, वास्तव में 800। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 80। एक रेशो की वैल्यू 80 आएगी। उसने ये पूछा है कि सर बाय माइनस एक्स बताओ, बाय माइनस एक्स, बाय की वैल्यू कितनी, 7, एक्स की वैल्यू 3। तो 7 में से 3 गया, बाय माइनस एक्स का मान कितना बचा, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले 80 गुणा 4, 320। 320 सी ऑप्शन। बात समझ आई, कोई दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम किसी को आ रही हो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी सवाल अगर समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर लिख दें आप, ठीक है जी।
ये रेशो को थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि रेशो बेस है। रेशो जो होता है हर टॉपिक का बेस है। रेशो, परसेंटेज और एवरेज, तीन टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपने ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो आधा अरिथमेटिक खत्म हो गया आपका। रेशो, परसेंटेज और एवरेज चाहे कहीं से पढ़ें आप, ये तीनों टॉपिक बिल्कुल मैथ्स की जान होती है। इसके बिना जो DI 5 नंबर का आता है ना, 5 क्वेश्चन आते हैं DI के, 5 क्वेश्चन में से सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर ये तीनों टॉपिक नहीं आते तो। क्योंकि DI के किसी भी क्वेश्चन में या तो रेशो की बात होती है, या परसेंटेज की बात होती है, या फिर एवरेज की बात होती है। तो ये तीनों टॉपिक आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। मैं इसके बाद में परसेंटेज ही लूँगा, ठीक है। UPSI में पूछा गया सवाल है, बड़ा लंबा चौड़ा सा है। एक व्यक्ति का क्रम से किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान का मासिक खर्चा 3, 4, 6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह उसके लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। मान लें कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता। हम ये मान लेते हैं कि जितना भी पैसा कमाता है सब इसमें खर्च कर देता है। किन चीज़ों में? एक तो वो रेंट देता है, किराया मतलब रेंट। दूसरा स्कूल की फीस देता है, फीस लिख देता हूँ मैं इसकी, फीस देता है। और तीसरा वो खर्चा करता है, अदर खर्च, एक्सपेंसेस। इसका जो रेशो है वो 3, 4 और 6। वो बोल रहा है कि सर मंथली उसका जो फीस है, फीस पर पैसा जाता है वो 5600 रुपये है मंथली फीस पर। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 5600। 4 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो क्या ये 1400 आएगा? 14 चौके 56 होता है, मतलब ये 1400 गुना है। तो हर एक खर्चा 1400 गुना होगा कि नहीं? अगर 4 रेशो की वैल्यू 5600 तो एक रेशो की वैल्यू 1400। इसको लिखना मतलब हाथ कम चलाइए, कम से कम चलाइए। पेन फ्री सॉल्यूशन तभी कर पाएंगे जब इन बातों को हम समझ पाएंगे। लिखने की जगह हर चीज़ को लिखना नहीं होता है। 14 चौके 56, तो 3 का मान कितना होगा? 4200। और 6 का मान कितना होगा? 8400। 14 पंजे 70, 14 चिंके 84। 14 का पहाड़ा भी आना चाहिए। अब वो कह रहा है कि उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। ये सर कैसी आय? मंथली आय। ये कैसी, कौन सी आय? मंथली। मैं इन तीनों आय को जोड़ देता हूँ, ये मंथली है। इसको मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? बोले 00, 8, 4 और 6 10, 10 और 2 12, हासिल की 1 9, 9 5 14, 14 4 18, 18,200 मंथली आय है। भी भाई ये सब आय तो है उसकी, क्योंकि जितना वो कमाता है इन तीनों चीज़ों पे खर्च कर देता है। स्कूल की फीस भर देता है, रेंट भर देता है और अन्य खर्चों में दे देता है। कुल मिला के महीने का 18,200 कमाया और इसमें भर दिया। क्योंकि ये बात लिखी है कि मान लें वो कुछ नहीं बचाता है, वो बचत नहीं करता है, केवल खर्चा करता है। अब ये मंथली है, हमें निकालना है वार्षिक। तो वार्षिक के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो तो रहेंगी साथ में। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 96 2 98, 12 एकम 12 और 9 21, 2,18,400। 2,18,400 इज द राइट उत्तर। कहाँ है ये सर? बी ऑप्शन में। इस प्रकार से इनको करना है। क्वेश्चन देखने में आपको भयानक लग सकता है, बड़ा लग सकता है, लेकिन इतना मुश्किल सवाल नहीं होते, बहुत आसान है। बस ध्यान से, पेशेंस के साथ पहले सवाल पढ़ना है। किसी भी सवाल को करने की सबसे सही अप्रोच होती है कि सबसे पहले सवाल को पढ़ना। पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। तो जो पूछा गया हमें वो निकालना है, और वो निकालना है उसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर सवाल की जैसी अप्रोच होगी वैसा हम मेथड या अप्रोच यूज करेंगे जो जल्दी हमारे सवाल का उत्तर दे दे। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री, पुत्र और भतीजे, सर किस किस को देता है? पुत्र को देता है, पुत्री को देता है और भतीजे को। आगे बोला गया है कि यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना पैसा प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना पैसा प्राप्त करे। मैंने ये मान लिया कि सर भतीजा सबसे गरीब है, भाई वो दूसरा व्यक्ति है तो उसको सबसे कम पैसा दे रहे हैं। भतीजे से 4 गुना पुत्री को मिलता है, ऐसा लिखा है। पुत्री को भतीजे का 4 गुना, यानी अगर इसको 1 रुपये मिलता है तो इसको क्या मिलेगा? और प्रत्येक लड़के को यानी पुत्र को भतीजे का 5 गुना मिलता है। सर इसको 1 ही रुपये मिल रहा है तो पुत्र को कितना मिलेगा? 5 रुपये, ऐसा मिल रहा है। और उनकी जो संख्या है, किसकी?
बच्चों की संख्या, पुत्र पुत्री और भतीजे, वो कितनी है सर? 5 पुत्र हैं और 4 पुत्री हैं और भतीजे कितने हैं सर? 2। ऐसा ही कुछ। तो पूछा है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताना है। पैसे कितने टोटल? 8600। अब देखो इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका उत्तर आप देंगे कि क्यों करना है। कि सर ये पैसा इनको इतना मिल रहा है, ये रकम मिल रही है इस अनुपात में, रकम का रेशो है, ये अमाउंट का रेशो है इनका, कि इसको 5 रुपये मिलेंगे तो इसको 4 मिलेंगे तो इसको 1 मिलेगा। और पुत्र 5 हैं, अगर एक पुत्र को 5 मिलता है तो पांचों को कितने मिलेंगे? 25 रुपये टोटल। 4 पुत्री हैं और प्रत्येक को 4 रुपये मिल रहे हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 16। और 2 भतीजे हैं, 1 रुपये के हिसाब से 2 रुपये मिलेंगे। कुल मिला के अगर इसका मैं सम करूं तो 16 2 18, 18 5 23 और 20 53 हो रहा है। इतना ही हो रहा है क्या? पच्चीस और 15 40, 41 2 43 हो रहा है यार, वही तो कह रहा हूँ, 53 गलत लिखा है मैंने। 43, इस 43 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 8600। 43 का अगर आप डबल करते हैं तो 86 होता है। तो सर एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 और उसके आगे 2 जीरो, 200। हमसे क्या पूछा गया? प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। सर प्रत्येक पुत्री का हिस्सा तो कितना है? 4 रुपये। 4 रुपये है ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। अगर वो पूछता कि सभी बेटियों को पैसा कितना मिल रहा है, तब 16 की वैल्यू निकालते हैं हम, समझ पा रहे हैं? तो 800 सी ऑप्शन में है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती 15-11 के अनुपात में हो और उनकी मजदूरी 22-25 के अनुपात में बढ़ाई जाए तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात बताओ। देखो सर, ये मजदूर है और ये मजदूरी है। वो कह रहा है कि कारखाने मजदूरों की संख्या में कटौती कर देते हैं। सर पहले मजदूर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मजदूर हैं, काम कम है, तो उन्होंने कहा कि मजदूरों को कम कर देते हैं। पहले जो मजदूर 15 थे अब कितने रह गए? 11 रह गए। तो ये मजदूरों की संख्या है। जो मजदूर 15 थे अब 11 रह गए। ये जो रेशो है ना, ये पहले वाली वैल्यू है और ये अब की है। ठीक है, ये पहले और ये अब की वैल्यू, मतलब वर्तमान की स्थिति है। वो कह रहा है मजदूरी में बढ़ोतरी करते हैं। अब हमने मजदूरों की संख्या कम कर दी तो हमने ये बोला कि सर आप ही अच्छा काम करो, आपको ही पैसे बढ़ा कर देंगे। तो जो पैसे पहले 22 रुपये मिलते थे मजदूर को मजदूरी, अब वो मजदूरी कितनी मिल रही है? 25 रुपये। तो ओवरऑल इनको जो पैसा मिलेगा, पहले कितना मिलता था? बोले 15 मजदूरों को 22 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। कितनी मिलती होगी? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। और अब कितनी मिलती है? बोले 25 का 11 में गुणा करेंगे तो 200। अब इसको मैं काट देना है, 11 से काटते हैं तो 11 तिया 33, 30 और 11 से इसको काटो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 से और काट दो तो 6 5। तो जो घटी हुई मजदूरी है वो 6 से 5 रह जाएगी। अब कितनी रह जाएगी सर? 6 से, पहले 6 थी तो अब कितनी रह गई? 5। ऐसा क्यों किया? मतलब मजदूरों की संख्या कम करी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा मजदूरी बढ़ा देते हैं। ये मजदूरों की संख्या थी, ये उनकी मजदूरी है प्रति व्यक्ति। तो ओवरऑल मजदूरी इतनी जा रही थी पहले, अब इतनी जा रही है। अब इस सवाल में वो चाहता तो ये बोल देता कि इस प्रकार उनकी मजदूरी, कुल मजदूरी का जो खर्च है वो कम हो गया, इतना कम हो गया। तो हम इन दोनों का अंतर देख के कंपेयर कर देते सवाल को, है ना, और उसमें जो निकालना होता वो निकाल सकते थे। रिजवान ने एक बॉक्स में लाल, नीली कांच की गोली रखी। लाल तथा नीली गोलियां 5-4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10-9 हो जाता है। तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची? अब कितनी गोलियां बची? देखिए, ये लाल गोली, रेशो में एक बात याद रखना कि जिसका रेशो हम कम कर रहे हैं, जिसके रेशो में कुछ मिलावट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, उसका ही रेशो बदलता है।
जिस चीज़ के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करते उसका रेशो नहीं बदलता है। जैसे उसने कहा कि लाल और नीली गोलियों का जो अनुपात था शुरुआत में कितना था, 5:4। 5 लाल गोलियां खो गई, इसमें से 5 गोलियां खो गई मतलब निकल गई, तो अब जो रेशो है वो कितना हो गया, 10:10। सर गोलियां कौन सी मिसिंग हुई थी, रेड, नीली वाली से तो हाथ नहीं लगाया था, तो नीली का रेशो सेम रहना चाहिए था, नीली का रेशो नहीं बदलना चाहिए था। तो सर यहाँ तो ये 4 था, ये 9 हो गया, गड़बड़ हो गया, रेशो गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे करें, 9 और 4 को बराबर करना है तो मैं इसमें 9 का गुणा कर दूँ और इसमें 4 का गुणा कर दूँ, ऐसा कर सकते। 9 का गुणा करूँगा तो ये पूरा रेशो कितना बन जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36। ये पुराना रेशो है लेकिन इसका यूज करना है हमें सवाल में अब। और इधर 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 40 और 9 चौके 36। हमने देखा कि ये गोलियां तो सेम है। कमी कहाँ आई, यहाँ कितने की आई है, 5 की। अगर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, वास्तव में 5 ही गोलियां खोई हैं अपनी, 5 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो अब गोलियां कितनी है सर, अब गोलियां इतनी है टोटल। अब उसने पूछा है तो उसके बाद पास अब कितनी गोलियां बची सर, उसके पास 40 और 36 कितनी हो गई, 76 गोलियां, इतनी गोलियां बची थी, 76 गोलियां बची। कुछ लोगों को शायद ये मेथड समझ में नहीं आया हो, ट्रिक लगी हो, तो मैं एक बेसिक और बता देता हूँ। वो बेसिक भी बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब बेसिक से भी किया जा सकता है, बहुत आसान है। उसने कहा ये लाल गोली है और ये नीली गोली है, ठीक है। ये पहले शुरुआत में कितनी थी, 5 और 4। मैंने इसको 5x और 4x मान लिया क्योंकि इनसे ही सवाल बनाना मुझे। गोली कौन सी खो जाती है, लाल, कितनी कम हो जाती है, 5, ये तो उतनी की उतनी है। अब अनुपात कितना हो जाता है, 10/9। बस ऐसे सॉल्व कर देना, ये और भी आसान रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 9 का ऊपर वाले में 10 का नीचे, तो 9 का इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, 45x - 45 बराबर 10 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 40x। 40 को इधर ले जाओ तो 5 बचेगा, 45 को इधर ले जाओ तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x बराबर कितना आ जाएगा, 45। 5x बराबर 45 आ गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं गोलियों की बात करूं तो गोलियां टोटल इतनी है ना, 4x और 5x, कितनी गोलियां हैं, 9x, तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। वो कह रहा है खोने के बाद कितनी बची, तो खो कितनी गई है सर, 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 76। मेथड ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, पर कुछ लोगों को लगता है ना कि ट्रिक से कैसे करेंगे या फिर और कोई शॉर्ट तरीका हो, तो ये भी अच्छा तरीका है, वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कब रेशो को बराबर किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें बहुत सारी जगह पड़ेगी। जैसे हम कोई लिक्विड की बात करते हैं कि सर दूध और पानी का अनुपात इतना है, हमने इतने लीटर पानी मिला दिया तो अब रेशो ये हो गया, तो सर पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, दूध का रेशो नहीं बदलना चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, जो नहीं बदल रहा उसको बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर नीली गोलियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ था तो इनको क्या कर रही हैं हम, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये मैंने पहले करा दिया, 46 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर ABC अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3, 5, 7 के अनुपात में करते हैं। ABC 3 लोग हैं, अपने बिल का जो भुगतान करते हैं वो 3, 5 और 7 के रेशो में करते हैं। ए पहले माह के बिल के लिए 400 रुपये का भुगतान करता है, बी ए 400 का भुगतान करता है, बी 560 का और सी 840 का। कुल मिला के कितना पैसा चुकाते हैं सर, 8, 9, 1, 10 और 8, 1800 रुपये भरते हैं, तीनों लोग मिलकर 1800 रुपये भर। इनके खर्चे का रेशो तो यही है, 3, 5, 7। अगर मैं इस रेशो के सम की बात करूं तो ये कितना है, 7, 5, 12, 3, 15। 15 रेशो की वैल्यू कितनी है, 1800। इधर खर्चा इनका रेशो में कितना है, 15 टोटल, और वास्तव में कितना खर्च कर दिया, 1800। तो 15 रेशो की वैल्यू 1800, तो एक रेशो की वैल्यू 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 एक 15, 30, 15 दूनी 30, 120 आ गया, 120 आ गया। एक रेशो की वैल्यू 120 आ गई। तो उसने क्या पूछा है कि सर ये बताओ कि सर बी को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा समायोजन करने के लिए, क्योंकि इनको पैसा तो बराबर बराबर अपने रेशो के हिसाब से खर्च करना है।
कहने का मतलब क्या है, एक रेशो की वैल्यू 120 आ गई तो ए का जो खर्च है वो कितना आएगा, 12 तिया 36, 360। बी का कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 600। और सी का कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 840। इतने इसने कितना भरा था, 360। मतलब इसको 360 देना था, इसने 400 भर दिया था। पर हालांकि इसके बारे में तो कोई बात की नहीं। बात किसके बारे में की गई, बी के बारे में। सर बी ने पहले पैसा दिया कितना था, 560, और इसको देना कितना है वास्तव में, 600। तो इसका जो डिफरेंस है वही समायोजन राशि है। उसने ये कहा है कि सर खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि का और भुगतान करना पड़ेगा। सर दोस्ती यारियों मिलके तो कर दिया, लेकिन इसको वास्तव में 600 करने थे, इसने दिए कितने हैं, 560। तो 40 रुपए का भुगतान और करना पड़ेगा। डी इज द राइट उत्तर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि 864 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से के 12 गुना है और वो सी के हिस्से का 6 गुना है। तदनुसार बी को कितना हिस्सा मिला। जब भी आपको सवाल हिंदी में समझ नहीं आए, अस्पष्ट लगता है, तो एक बार इंग्लिश जरूर देखें। इंग्लिश में लिखा है कि ₹846 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट 8 टाइम्स ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ बी शेयर। मतलब ए का 8 गुना बी के 12 गुने के बराबर है, एंड ऑल्सो इक्वल टू 6 टाइम ऑफ सी, और सी के 6 गुने के बराबर है, यानी ये तीनों बराबर हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमने आज की पहली क्वेश्चन के साथ देखा था। वो ये कह रहा है ए का 8 गुना बराबर है बी का 12 गुना बराबर है सी का 6। ये आप समझ। आज जब क्लास शुरुआत की थी तब ऐसा ही क्वेश्चन लिया था हमने। मैंने कहा इनका एक्चुअल रेशो कैसे निकालेंगे आप, एलसीएम लेकर। तीनों का एलसीएम ले लो सर। 8 12 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 24 आ जाएगा। 8 से भी भाग होगा, 12 से भी, 6 से। अब रेशो बताना है। ए का रेशो कितना आ जाएगा, 8 से भाग दोगे 24 में तो 3। बी का रेशो कितना आ जाएगा, 12 से भाग दोगे तो 2, और 6 से भाग दोगे 24 में तो सी का रेशो कितना आ जाएगा, 4। ये आ गया। अब वो कह रहा है कि इसके पास जो टोटल पैसा है वो कितना है, 864, और रेशो में कितना है इनके पास, 4 2 6 3 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, 864। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 9 81, 9 5 54 96। उसने पूछा है कि सर बी को कितना हिस्सा मिल गया, बी को कितना हिस्सा मिल गया। तो सर बी को तो 2 हिस्सा मिला है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 रुपये, 192, 192, 192। कोई फर्जी सवाल नहीं मिलेंगे। जितने भी सवाल मैं इस प्रैक्टिस के दौरान लूँगा सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे किसी ना किसी में, ये जैसे CGL मेंस में पूछा गया। ठीक है, तो कहीं जहाँ से भी जो भी सवाल लिए गए होंगे सब के सब फुली प्रूव्ड होंगे, जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्या इस प्रकार हैं कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यदि संख्याएं 4 3 के अनुपात में, एक संख्या ये दूसरी संख्या, इसका अनुपात 4 है और इसका 3 है। ये वास्तविक संख्याएं तो है नहीं। मैंने कहा कि कोई भी रेशो ओरिजिनल नंबर तो होता नहीं है, तो मैंने कहा एक्स एक्स मान लो, क्योंकि रेशो है, वास्तविक संख्या कुछ और होगी। एक्स इसलिए मान लिया कि इनके वर्ग करने हैं हमें, तो वर्ग करना आसान रहेगा। वो कह रहा है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। इसका वर्ग इसके 8 गुने से, इसका 8 गुना करो और इसका स्क्वायर करके, इनमें जो अंतर करते हैं तो वो 224 आता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 गुणा 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर 224। बस इसको हल करना है। 8 में 72 बनेगा, ये 72x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर 224। तो 16 जाएगा 12 में से, तो 12 में से 6 गया, 6 2 हो गया, ये 5 56 बराबर 224। 56 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो एक्स बराबर क्या, 2 आ जाएगा। एक्स का मान 2 आ गया तो वो संख्याएं बतानी है सर।
संख्याएं क्या होंगी, x का मान 2 है तो ये 8 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी सर 6 और 8, या 8 और 6। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना विक्रेता के पास सफ़ेद, गुलाबी और नीली गेंद 3, 7, 11 के अनुपात में। गुलाबी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से वह संख्या अधिक है जो कि 6 और 8 का गुणज। देखिए सवाल सीधा सीधा ना देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया गया। इसके पास 3 प्रकार की गेंदें हैं, कौन सी है सर? एक तो वाइट है, एक पिंक है, और सर कौन सी है? नीली, ब्लू है। इनका जो रेशो है वो कितना है? 3, 7, 11। ठीक, उसने ये कहा कि गुलाबी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से उतनी अधिक है। हम देखेंगे कि गुलाबी और सफ़ेद में अंतर है। सर सफ़ेद 3 है, गुलाबी 7, डिफरेंस तो दिख रहा है हमें। इनका जो अंतर है वो कितना है रेशो में? 4। ये सवाल क्या कहता है कि कितना अधिक है? जो कि 6 और 8 का गुणज है। गुणज आप जानते हैं, मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैं 6 का गुणज निकालूं तो 6 एकम 6, एक गुणज। 6 का अगला गुणज 12, 6 का तीसरा गुणज 18, 6 का चौथा गुणज 24, 6 पंजे 30, 6 चौके 36। ऐसे ही 8 का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32। 6 और 8 का एक ही गुणज आ जाए, 6 चौके 24, 8 तिया 24। आप बोलोगे 24 के अलावा 48 भी तो होता है, 6 अट्ठे 48 और 24 तिया 48, 24 दूनी 48 होता है। सर गुणज तो बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि गुणज एक ऐसी टर्म है जो इनफाइनाइट होती है, पर हमें मिनिमम की बात करनी है। क्यों मिनिमम की बात करनी है? सवाल में भी बोला है कि न्यूनतम गेंदों की संख्या बताओ, मतलब मिनिमम बॉलों की नंबर्स बताने हमें। तो मिनिमम की बात करेंगे तो हम सबसे छोटा मल्टीपल देखेंगे, वो क्या है? 24। 4 रेशो की वैल्यू बेटा 24, तो एक रेशो की वैल्यू क्या 6 आ जाएगी। एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई, तो उसने कहा गेंदों की न्यूनतम संख्या बताओ। सर मेरे हिसाब से रेशो में गेंदों की संख्या कितनी थी? बोले 3 और 7 10, 10 और 11 21। तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 का गुणा करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। सी ऑप्शन में। ठीक, तो जब भी ऐसी संभावना वाले क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो आप मिनिमम की ओर बढ़ेंगे। और ये बात उसने दे दी है पहले से कि न्यूनतम गेंदों की संख्या बताना है, तो हम भी न्यूनतम मल्टीपल उठाएंगे, न्यूनतम गुणज लेंगे, मिनिमम वाला ही गुणज लेंगे। गुणज तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगला एक और सवाल है। सर दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का अंतर बताइए। देखो ए और बी का जो रेशो है वो कितना है? 5:8 है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि 5/8 है। अब इसमें ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने x मान लिया। वो कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दो। सर 5 जोड़ना है तो यहाँ पे 5 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 5 जोड़ दिया। ऐसा करते हैं तो ये रेशो क्या बन जाता है? 2/3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे पहले क्वेश्चन हल किए थे वैसे हल करना है। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या बनेगा? 15x + 15, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या बनेगा? 16x + 10। 15 को इधर ले आओ तो x बचेगा, 10 को इधर ले आओ तो 5 बचेगा। x का मान 5 आ गया। x का मान 5 आ गया। वो कह रहा है ए और बी में अंतर बताओ। ए और बी में अंतर कितने का था? 3x का। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 15 कहाँ है सर? ये ऑप्शन है। इस तरह का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एक में कुछ जोड़ रहे हैं, दूसरी में कुछ और जोड़ दें। तो अलग अलग जोड़ना है तो भी प्रोसेस यही है, सेम जोड़ना है तो भी तरीका यही है करने का। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि सर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी में 6 जोड़ा जाता है। पहले तो हम अनुपात देखेंगे क्या है, 2x और 3x। पहली में से 5 घटाया जा रहा है और दूसरी में 6 जोड़ा जा रहा है। ऐसा कर देते हैं तो वह अनुपात 5:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 5/12। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर पा लो। 12 का गुणा करो, 12 दूनी 24x, 12 पंजे 60 बराबर 5 का गुणा करेंगे 5 तिया 15x, 5 छक्के 30। 15 को इधर ले जाओ तो 9 बचेगा, और 60 को इधर ले आओ, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। पूछा क्या गया है सर हमसे?
आगे पूछा गया जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें तो अनुपात क्या होगा। तो पहले हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। संख्याएं क्या होंगी सर, x का मान 10 आ गया तो ये कितनी हो जाएगी सर, 2x का मान 20 और नीचे क्या हो जाएगा 30, और सब में 8 8 और जोड़ दो, दोनों में 8 8 8 8 जोड़ के कितना हो जाएगा 28/38। ये 2 से कट सकता है तो इसका रेशो आ जाएगा 14:19, 14:, ठीक है जी, 14:19। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, लगभग अपने 51 क्वेश्चंस कर लिए। लगभग 30 क्वेश्चन कल मैं और करा दूंगा। कल की क्लास में इस रेशो टॉपिक को कंप्लीट कर लूँगा। इसमें कुछ मिक्सचर का कंसेप्ट भी होता है, एक कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो रह गए हैं अभी, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कराऊंगा। साथ में आपको पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, पार्टनरशिप, वो भी कल की क्लास में ले लेंगे। तो ये तीनों छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, वो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अभी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं उनको पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो पीडीएफ के लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लीजिएगा मैथ्स विद ओपी राठौर, तो आपको वो टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पर सभी क्लास की लिंक मिल जाएगी, मैथ्स से रिलेटेड मेरे जितने भी लेक्चर आएंगे ये आर है ना। और इसकी जो क्लास की पीडीएफ होती है वो भी मिल जाएगी। अगर कोई टेस्ट होता है, जैसे वीकली हम टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।